हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे, तैयारी करते हैं आज के करंट अफेयर की बातें कि क्या है आज के करंट अफेयर में खास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम ये 13 दिसंबर का करंट अफेयर देख रहे हैं, 13 दिसंबर 2022। और ये जो करंट अफेयर है इसमें मैं बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, द हिंदू, ये जैसे सारी जो चीज़ें हैं इनको हम कवर करते हैं यूपीएससी के लिए। साथ ही साथ आप चाहो तो मेरे साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए आप ये 4 चैनल हैं जिनको आप फॉलो करोगे। जैसे ज्योग्राफी 101 ये चैनल है जो स्पेशली ज्योग्राफी के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपका जो है यूपीएससी की, तो आप इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये चैनल जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जितनी भी ज्योग्राफी से संबंधित नीड है ये चैनल अकेला उसको पूरी करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूपीएससी 101, ये चैनल आपका यूपीएससी के लिए हमने बनाया है, करंट अफेयर 101 एनसीईआरटी। तो ये सारे चैनल जो है यार आप फॉलो करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। इस ऐप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बस मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है, फॉलो। एक बार दोस्तों जब आप मुझे फॉलो कर लोगे, उसके बाद देखो मेरी कोई भी क्विज लगे, मेरी कोई भी स्पेशल क्लास हो या कोई भी प्लस कोर्स हो, आपको ना नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत के तुरंत क्या कर पाओगे, उसको ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जिसको आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों आपको ये बात मेरी, ठीक है। चलिए एक बार गुड इवनिंग यार सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान रखना, जब भी आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं प्लीज यूज माय कोड, मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 आप यूज करोगे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो सबसे रिक्वेस्ट है इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, t.me/सुमित राठी UPSC, ये कोड है, इसको स्कैन करके आप मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ सकते हो। अच्छा दोस्तों, एक बढ़िया डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट क्या है दोस्तों, यूपीएससी अगर 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है दोस्तों अप टू 40% ऑफ। एक मैसिव डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है अकेडमी की तरफ से 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, प्लस जो जीएस है जिसका प्राइस होता था 68,000 ऑलमोस्ट, अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 50,000 रुपए में, ठीक है। सिर्फ ये जीएस का है। उसके अलावा जीएस कॉम्बो जो प्लस कॉम्बो है दोस्तों, वो पहले मिल रहा था 81,000 रुपए में, अभी सिर्फ मिल रहा है आपको 55,000 रुपए में, मतलब 26,000 रुपए का भारी डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। आइकॉनिक जीएस जो पहले आपको मिल रहा था 95,000 के अंदर, वो अभी मिल रहा है सिर्फ 65,000 में, लगभग 30,000 रुपए का डिस्काउंट। और आइकॉनिक जो कॉम्बो था दोस्तों, ये मिल रहा था पहले 1,05,000 रुपए में 18 महीने का, ये अभी मिल रहा है दोस्तों आपको सिर्फ 70,000 रुपए के अंदर, 35,000 रुपए का डिस्काउंट है। फायदे बहुत हैं दोस्तों, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपके साथ रहेंगे, लाइव टेस्ट क्विजेज होती हैं, इंटरैक्टिव क्लास होती है, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं दी जाती जैसे बाकी लोग देते हैं। जितने भी सब्सक्रिप्शन प्लस के जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे मिलते हैं आइकॉनिक के अंदर, 1-to-1 मेंटरशिप होती है और डेली आंसर राइटिंग जो है आपकी आइकॉनिक में एक्स्ट्रा होती है। तो ये 18 मंथ का है, ये ऑफर जो है ये 16 दिसंबर तक वैलिड है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप सीएससी अश्योर के तहत भी जुड़ सकते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से 1 साल आपको फ्री मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, सीएससी अश्योर, दैट मीन्स आप करेंगे 2 साल की तैयारी, आप पैसा देंगे 2 साल के लिए, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता अनअकैडमी आपको पढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जब तक आपकी प्रिपरेशन होकर सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप अनअकैडमी से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इसके लिए भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको मेरा कोड यूज करना है सुमित10। जब भी आपकी अनअकैडमी में बात हो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से, तो मेक श्योर आप उनको बोल दीजिए कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो और आप सुमित10 कोड यूज करके अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो। आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं नेविक। ये जो नेविक है इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। जैसे आप जीपीएस देखते हो ना, जीपीएस को क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये किसने बना रखा है दोस्तों, ये यूएसए का है। नेविक किसका है दोस्तों, ये भारत का है, इंडिया का। वैसे हमने 2006 के अंदर हमने स्टार्ट किया था इसको। उस टाइम पे हमने लगभग 178 मिलियन डॉलर का खर्चा लगाया था, ठीक है। इसके ऊपर 178 मिलियन डॉलर लगाया था। इसमें 8 सैटेलाइट है, कितनी है दोस्तों, 8 सैटेलाइट है।
और ये 8 सैटेलाइट L5 और S बैंड में काम कर रही हैं। अभी तक किस बैंड में काम करती है? L5 और S, ठीक है, इस बैंड में काम कर रही है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के अंदर में काम कर रही हैं। जैसे जीपीएस आपको लोकेशन प्रोवाइड करता है ना, आप यूज़ करते हो दोस्तों कोई भी चीज़ करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हो, तो जैसे जीपीएस है ऐसे ही नेविक है। बट नेविक क्या है? वो भारत का है, ठीक है, इंडिया है, मेड इंडिया। भारत सरकार का कहना है कि जिस प्रकार से नेविक काम कर, जिस प्रकार से जीपीएस काम करता है उसी प्रकार से नेविक काम करता है। जीपीएस में क्या है? जीपीएस में भी ऐसा हो रहा है, जीपीएस के अंदर 24 सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती हैं। हर एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ 24 घंटे में 2 चक्कर पूरा करती है, ठीक है। बस नेविक की अगर हम बात करें तो नेविक भारत का है, इसमें 8 सैटेलाइट है। ये जीपीएस पूरी दुनिया को कवर कर लेता है, लेकिन जो नेविक है वो भारत को और भारत के बॉर्डर के आसपास के जो 1500 किलोमीटर का एरिया है उसको ही कवर करता है अभी तक, ठीक है। लेकिन अभी हम जापान के अंदर और फ्रांस के अंदर, दोनों हमारे मित्र देश हैं, उनके अंदर हम जो है और स्टेशन बनाना चाहते हैं इसके, ताकि एक ट्रायंगुलर बन सके और हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सके पूरी दुनिया के। तो वो भी अभी करने का प्रयास जो है वो है, अभी हम करने वाले हैं। बाकी अभी सरकार चाह रही है कि यार जिस प्रकार से आप जीपीएस को ज़्यादा यूज़ करते हो ना, ऐसे ही सरकार चाहती है कि नेविक को ज़्यादा यूज़ किया जाए। आजकल नेविक को यूज़ किया जाता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, या जो मछुआरे, अभी साइक्लोन आया था मंडोक, आपको पता हो, ठीक है। सो मंदोक से साइक्लोन आया था, ठीक है, अरे मंदोक था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया यार इसका, मंदोस, ठीक है। तो जो साइक्लोन आया था उसके अंदर जो मान लो मछुआरे समुद्र के अंदर होंगे, फिशरमैन जो थे, उनको अलर्ट और वार्निंग भेजने के लिए उसका इस्तेमाल तो अभी छोटे लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर हम मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिविल यूज़ में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे जीपीएस की बात करें हम, ठीक है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशन, तो आजकल जो घड़ियाँ होती हैं, स्मार्ट वॉच होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, वो सब जीपीएस से कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी लोकेशन बराबर चलती रहती है। बट जीपीएस जो है वो बाहर देश का है दोस्तों, वो यूएस का है, अमेरिका का है। नेविक अपना खुद का है, भारत का है, 8 सैटेलाइट काम कर रही है, जीपीएस में 24 सैटेलाइट काम कर रही है। ये सिर्फ भारत को और भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर एरिया को कवर करता है, बल्कि नेविक जो है दोस्तों वो पूरी दुनिया को कवर करता है। ये फर्क है। अच्छा, दूसरा, अभी नेविक के अंदर में दिक्कत क्या थी ना यार, ये नेविक के अंदर में जो सैटेलाइट थी वो सारी की सारी S और L5 बैंड में काम करती थी। मतलब इसके लिए जो ये सिग्नल भेजती थी नीचे, उसको चलाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता थी, ठीक है। तो आपको विशेष प्रकार के गैजेट बनाने पड़ते थे। लेकिन भारत के अंदर में अभी जो हमने निश्चय किया है वो क्या किया है, हमने कहा कि यार आगे से जो भी सैटेलाइट हम, क्योंकि ये सैटेलाइट पुरानी होगी, हमें इनको बदलना पड़ेगा, तो हम जो नई सैटेलाइट भेजेंगे ना वो L1 बैंड में भी काम करेगी। L1 बैंड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आसान से आसान, जो अपने नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं, एप्पल जो आप वॉच यूज़ करते हो, घड़ी यूज़ करते हो, जो बैंड यूज़ करते हो, वो भी उसके साथ में आसानी से चल पाएंगे, आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है L5 और S बैंड की, तो उसके साथ में वो कनेक्ट नहीं हो पाते और इसीलिए नेविक का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अब सरकार चाहती है कि भाई नेविक का हम इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसलिए सरकार जो है अलग अलग फ़ोन कंपनियां जो उनसे बात कर रहे हैं कि सैमसंग को कह रहा है, शाओमी को कह रहा है, रियलमी को कह रहा है, ठीक है, एप्पल को कह रहा है कि एक काम करो यार, अब तुम नेविक का भी इस्तेमाल करना शुरू करो, ठीक है, अब नेविक का भी इस्तेमाल करो। हम चाहते हैं कि जनवरी 2023 तक भारत के अंदर जितने भी फ़ोन बनाए और बेचे जा रहे हैं उनके अंदर में नेविक का इस्तेमाल जो है होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम दोस्तों? देखो, ऐसा तो एक तो इंडिजीनस है यार, मेड इन इंडिया को आगे लेके जाओ, है ना। कल को यार ये दूसरे वाला जो अमेरिका का है यार, अमेरिका का मूड किया और अमेरिका ने इसको सस्पेंड कर दिया, तो ठीक है, कल को मान लो अमेरिका का मन करे और अमेरिका इसको हटा दे यार, किसको, जीपीएस को बंद कर दे सिविल पर्पस के लिए, है ना। तो ऐसे में भारत के पास में एक रिलायबिलिटी रहेगी कि भाई भारत वाला जो सिस्टम है खुद का है, ज़्यादा एक्यूरेट है और इंडिया की पोजीशन को बेहतर तरीके से नेविक जानता है। अमेरिका वाले थोड़ी ना इतने इंडिया को इतने अच्छे जानते हैं, लेकिन भारत का सिस्टम तो भारत को अच्छे से जानेगा ना, तो इसलिए इसमें एक्यूरेट चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी और इसीलिए सरकार इसको लगातार पुश भी कर रही है। अब जो हमने फ़ोन कंपनियों को टारगेट दिया कि बच्चों जनवरी 2023, उसके बाद में तो आप मान के चलो कि आपको भारत के जितने अंदर फ़ोन बन रहे हैं सब में लगाना पड़ेगा। अब फ़ोन कंपनियां बेचारी अलग टेंशन में आ गई हैं कि यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, कैसे मीट करेंगे, है ना, थोड़ी दिक्कत होगी हमें इसको अचीव करने में। तो ये मुद्दा है दोस्तों हमारा, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया हुआ था कि ऐसा क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जिससे हम जीपीएस की जगह नेविक को प्रमोट कर रहे हैं। अब 2018 के अंदर हमने ये ठीक ठाक बना लिया था, मतलब चल रहा है 2018 से,
शुरू हमने 6 में किया था, बट 18 तक हमने सक्सेसफुली इसको ठीक ठाक कर लिया है, लेकिन अभी तक हम इसको पब्लिक के लिए, सिविल यूज़ के लिए चला नहीं पाए हैं। मतलब लोग आज भी ज़्यादातर जीपीएस ही यूज़ करते हैं, नेवी कोई यूज़ नहीं करता। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल बढ़े, और इसीलिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2 कदम, पहला कि अब ये एल बैंड में भी काम करेगा, और दूसरा कि भारत के अंदर जो फ़ोन कंपनियाँ होंगी उनको ये इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, कंपैटिबल बनाना पड़ेगा फ़ोन की, वो नेविक के साथ चल सके। अब ये एक दिन में नहीं हो सकता यार, कंपनियां कह रही हैं कि इसके लिए हमें हार्डवेयर बदलना पड़ेगा, ठीक है, फ़ोन का, तो जीपीएस में भी चले वो और उसमें नेविक भी चले, तो हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और उससे फ़ोन की कॉस्ट भी जो है वो आपकी बढ़ सकती है, ठीक है, फ़ोन का दाम भी बढ़ सकता है। सो व्हाट इसरो इज डूइंग टू बूस्ट द यूज ऑफ नेविक इंडियाज वर्जन ऑफ जीपीएस, कि भारत का जो जीपीएस है उसको बूस्ट करने के लिए इसरो और भारत सरकार क्या प्लान कर रही है, इसके ऊपर में हम बात करते हैं। तो बच्चों जीएस पेपर 3 का टॉपिक है ये, अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। टू प्रमोट यूज ऑफ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसको हम नेविक कहते हैं, भाई नेविक का प्रमोशन ज्यादा हो, इसीलिए इसरो क्या कह रहा है कि ये जो है अब L1 फ्रीक्वेंसी में भी क्या करेगा, काम करेगा। तो मतलब अब ये L1 फ्रीक्वेंसी के अंदर में भी ऑपरेट करेगा। इसरो और क्या क्या कर रहा है मैंने आपको बताया, आगे की जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होगी, जैसे अभी सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है NVS-01, ठीक है, ये सारी की सारी सैटेलाइट L1 बैंड में भी काम करेगी, जो सिविलियन नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल जो काम करते हैं ना, अब मिलिट्री का तो अलग होता है, उनका तो इंस्ट्रूमेंट भी अलग होंगे, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है वो भी कर लेगा, लेकिन हम सिविलियन पर्पस से, अब मान लो अपनी घड़ी को आपको करना है, अपने फोन को करना है, तो ये सिविलियन पर्पस हो गया। तो ऐसे के लिए भाई हमें चाहिए L1 बैंड। तो अब जो NVS-01 से शुरू होने वाला है ना, उसके अंदर में सारे के सारे नेविगेशन के अंदर में L1 बैंड जो है वो इंटीग्रेट होगा। 7 सैटेलाइट इन द नेवी कॉन्स्टिलेशन सो फार यूज 2 फ्रीक्वेंसीज। अभी तक जो हमारी 7 सैटेलाइट हमने नेविक में भेजी है ना, वो 2 फ्रीक्वेंसी में काम करती है, L5 में काम करती है और S में काम करती है। अब जो नई सैटेलाइट हम भेजने वाले हैं NVS-01 जो अभी आगे भेजेंगे, इसके अंदर में कहा यह गया है कि L टू यूज दी L1 फ्रीक्वेंसी, L1 फ्रीक्वेंसी का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो L1 है ना, इसको आप ऐसे समझ के चल सकते हो, ये सबसे पुरानी फ्रीक्वेंसी है, सबसे पुराना फ्रीक्वेंसी बैंड है। दिस इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एस्टैब्लिश्ड जीपीएस सिग्नल। इससे क्या होगा, आप आसानी के साथ में, ठीक है, जो नॉर्मल से नॉर्मल फोन जो है ना, घड़ी वड़ी जो भी है वो सब इसको सपोर्ट करेगा। अपने को बहुत कोई अलग से सोफिस्टिकेट डिवाइस नहीं चाहिएगा। अब जैसे L5 और S बैंड का है तो उसमें अपने को डिवाइस अलग चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन इसमें तो आराम से हो जाएगा। द L1 इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एस्टैब्लिश्ड जीपीएस सिग्नल विच इवन द लेस सोफिस्टिकेटेड सिविलियन यूज डिवाइस सच एज स्मार्ट वॉच आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग। कह रहा है कि L1 सबसे पुराना और सबसे स्थापित जीपीएस सिग्नल है, जिसे स्मार्ट वॉच जैसे कम परिष्कृत नागरिक उपयोग वाले उपकरण भी उससे सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दस विद दिस बैंड द यूज ऑफ नेविक इन सिविलियन यूज गैजेट कैन गो अप। अब ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो सिविलियन यूज के लिए जो गैजेट यूज किए जाते हैं उनके अंदर इसका नेविक का इस्तेमाल क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो इंडिया का जो जीपीएस वर्जन है वो भी आगे जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने एक बात बताई कि पहले हम जो वर्जन यूज कर रहे थे, ठीक है, जो पहले सैटेलाइट थी वो सारी की सारी L5 और S बैंड में काम कर रही थी, तो उसके लिए हमें क्या, उसके सिग्नल को रिसीव करने के लिए हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो अपने पास थे नहीं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम L1 सिग्नल भेजेंगे वहां से, ये जो नई सैटेलाइट जाएगी वो L1 सिग्नल भेजेगी, और L1 सिग्नल को अपने नॉर्मल फोन और जो बैंड या घड़ी आप पहनते हो वो उसको रिसीव कर पाएंगे और फिर हम जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे आम गैजेट्स के अंदर इसका चलन बढ़ने से हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर पाएंगे, और फिर नेविक का भी चलन बढ़ेगा। धीरे धीरे लोग नेविक के बारे में भी जानेंगे, इसका यूज भी करने लगेंगे। नेविक क्या है दोस्तों, देखो ये इंडिया का होम ग्रोन जीपीएस है। जैसे जीपीएस की बात करें तो जीपीएस बेसिकली कहां से बिलोंग करता है दोस्तों, जीपीएस जो है इट बिलोंग्स टू यूएसए, वो अमेरिका का है यार, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम होगा ये फिर कहां का होगा दोस्तों, ये सिस्टम जो होगा वो भारत का होगा, इंडिया का होगा, होम ग्रोन होगा हमारा। तो ये सिस्टम मुख्यतः अगर हम बात करें तो इट्स एन इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस। भाई जीपीएस का इंडियन वर्जन है, जीपीएस का भारतीय वर्जन है, ठीक है, भारत की द्वारा ये जीपीएस बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया इनिशियली, देखो हमने 2006 के अंदर में 178 बिलियन डॉलर की लागत से हमने इसको अडॉप्ट किया था, है ना। 6 में कुल मिला के 174 मिलियन डॉलर की लागत लगी थी, लेकिन यार उस समय हो नहीं पाया और डिले होता गया। अब लगभग 2018 के अंदर में जाके ये ऑपरेट कर पा रहे हैं हम इसको। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें 8 सैटेलाइट काम कर रही है, ये पूरे भारत को भी कवर कर रही है, साथ साथ भारत के आसपास का जो 1500 किलोमीटर का एरिया है बाउंड्री, उसको भी ये कवर कर रही है, ठीक है।
सरकार का ये मानना है कि जीपीएस से एक्यूरेट काम करेगा नेविक, क्योंकि जीपीएस तो पूरी दुनिया का है, अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका भारत को अच्छे से नहीं जानता, बट भारत को अच्छे से जानता है, इसीलिए कह रहा है कि इसमें भारतीय है सारा सिस्टम, तो ये जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, ज़्यादा बेटर तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ नेविक सिस्टम इज ऑन पार विद द अदर पोजिशनिंग सिस्टम। कह रहा है कि जो नेविक सिस्टम का प्रदर्शन है वो बाकी जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उनके बराबर का ही है, तो किसी प्रकार की कोई आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इससे पता नहीं यार एक्यूरेसी आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है और सही से परफॉर्म करेगा। बात करते हैं दोस्तों यूज ऑफ नेविक, कहाँ काम यूज करेंगे। आजकल तो व्हीकल ट्रैकिंग के अंदर जो फिशरमैन है जो ज़्यादा अंदर समुद्र में चले जाते हैं उनको वार्निंग भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में इसका इस्तेमाल जो है बहुत लिमिटेड है, बट जैसे ही यार ये L1 बैंड में काम करने लगेगा ना तो इसकी एप्लीकेशन बढ़ जाएगी। सिविलियन यूज में हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और पूरा देश और जो नॉर्मल डेली बेस्ड एप्लीकेशन है उनके अंदर में भी इसका इस्तेमाल जो है वो हो पाएगा। गवर्नमेंट क्या कह रही है दोस्तों, गवर्नमेंट यही कह रही है कि भैया इसको यूज़ करो। आगे जाके स्मार्टफोन में जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है उनको कह दिया कि भैया ये होना चाहिए, चलना चाहिए ये, ठीक है। इंडिया में जनवरी 2023 सरकार ने डेडलाइन फिक्स कर दी है, कह दिया है भाई जितने भी स्मार्टफोन मेकर हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो शाओमी हो, चाहे एप्पल हो, ठीक है, इन्होंने कह दिया कि भैया बस अब नेविक चलेगा भाई। अब तुम अपना मोबाइल ऐसे बनाओ कि जीपीएस के साथ साथ वो नेविक के साथ भी काम करें। ये बेचारे डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि यार इससे क्या होगा, सीधा सीधा कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, है ना, कॉस्ट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ऐसी जो आपने डेडलाइन रखी है जनवरी 2023, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। तो कम से कम डेडलाइन जो है इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी हार्श जो है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। साफ कहा है सरकार ने कि बेटा जनवरी 2023 चाहिए तो मतलब चाहिए, ओके की रिपोर्ट चाहिए यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं सर क्या एडवांटेज होगी इसकी, नेविक जो होगा हमारा उसकी क्या लाभ होंगे हमारे पास। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है दोस्तों, सरकार का कहना है कि देखो भारत दूसरी सरकारों द्वारा चलाए जा रहे पोजिशनिंग सिस्टम को क्यों यूज करे। भाई ये जीपीएस को कौन चला रहा है, अमेरिका चला रहा है ना, हम क्यों यूज करें भाई, इसको बताओ, ठीक है। अरे जब इंडिया वाला है तो हम दूसरा यूज क्यों कर रहे हैं भाई, सर में खड़ा है हमारे, क्यों यूज कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। लेकिन भाई कल को ऐसा हुआ कि क्राइसिस आ गया, ठीक है, अमेरिका के साथ कोई टेंशन होगी हमारी, कुछ भी हो गया, अरे अमेरिका 2 मिनट नहीं लगाएगा, उसको सस्पेंड कर देगा यार, ठीक है, सिविलियन यूज के लिए उसको सस्पेंड कर देगा। ऐसे में यार हमारा खुद का अगर सिस्टम हुआ तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ज़्यादा रिलायबल होगा, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि आगे स्कोर बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम जापान के अंदर में और फ्रांस से बात कर रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं कि अरे काम करते हैं कि एक स्टेशन तुम्हारे यहाँ लगा देते हैं, तो जब फ्रांस इधर है, जापान इधर है, फिर भारत इधर है, तो एक ट्रायंगुलर बन जाएगा ऐसे, तो हम ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, है ना। सैटेलाइट जो है हम ये जो इंश्योर करेंगे दे आर डायरेक्टली ओवर इंडिया एंड इंश्योर बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्नल। जो हमने सैटेलाइट छोड़ी हैं वो भी बिल्कुल ठीक भारत के ऊपर है, तो ऐसे में तो बढ़िया तरीके से वो काम करेंगे ना, बढ़िया एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, नेविक और जीपीएस के अलावा, जैसे नेविक तो इंडिया ने बना रखा है, क्या किसी और देश ने भी अपना बना रखा है? हाँ, बहुत सारे देश है दोस्तों जिन्होंने अपना अपना सिस्टम बना रखा है। जैसे अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं, ईयू ने अपना बना रखा है जिसका नाम है गैलीलियो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है गैलीलियो। रशिया ने अपना बना रखा है आपका ग्लोनास, ठीक है, ग्लोनास। चाइना ने अपना बना रखा है दोस्तों बेद्यू, ठीक है। चीन का बीडो है, बीडो ये रहा। और QZSS जो है ये किसका है दोस्तों, जापान का। तो ये सबके हैं, डिफरेंट अलग अलग देशों ने बना रखे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जीपीएस क्या और कैसे काम करता है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ हमने सैटेलाइट लगा रखी है और वो सैटेलाइट क्या करती हैं, डेटा भेजती हैं और उस डेटा के आधार पर हमें पता चलता है कि किसकी पोजीशन क्या है, कौन किस लोकेशन के ऊपर है। सैटेलाइट से 3 प्रकार के डेटा भेजे जाते हैं, ठीक है। इसमें 24 अलग अलग सैटेलाइट है जीपीएस के अंदर, हमारे वाले में 8 है, इनमें 24 है। और ये 24 सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में 2 बार चक्कर मारती हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के डेटा भेजती है। पहला बताती है सैटेलाइट का नंबर कि भाई कौन से नंबर की सैटेलाइट हूँ मैं, सैटेलाइट नंबर दे रखा है, तो पहला डेटा आता है कि मैं इतने नंबर की सैटेलाइट हूँ। दूसरा आता है कि स्पेस में उसकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है, कहाँ पर वो स्पेस में पोजीशन है। और तीसरा टाइम और इंफॉर्मेशन। ये 3 प्रकार के डेटा ये सैटेलाइट भेजती हैं। इन सैटेलाइट को ग्राउंड पे रिसीव किया जाता है और फिर डिस्टेंस जो है इससे कैलकुलेट की जाती है। तो इस आधार के ऊपर में जीपीएस जो है दोस्तों वो पूरा का पूरा काम करता है।
अब आते हैं रिलेटेड सर्च के ऊपर। रिलेटेड सर्च क्या है दोस्तों? कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको यहां से समझने चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको यहां से ढूंढ के पढ़ने चाहिए। पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्चुअल पोजीशनिंग सिस्टम। आपने जीपीएस पढ़ लिया, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मैं कह रहा हूं वीपीएस और बताओ वर्चुअल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है? क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ये वीआर, ठीक है, एआर, ये आजकल नई नई तकनीक है। जैसे जैसे हम 5G के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो ये सारी तकनीक आएंगी अभी। वर्चुअल रियलिटी क्या है, ये क्या है, ये सब आएंगे। गुड इवनिंग खुशबू, बस गुड इवनिंग, थम जाओ। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आती हैं। तो दीज आर रिलेटेड सर्च टॉपिक गाइज। इसको थोड़ा सा पढ़ने का और थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है? एक बार देखना है क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीलिम्स में। देखो प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेगा कि यार नेविक क्या है, बताओ नेविक का कहां कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बताओ नेविक के एडवांटेज क्या क्या हैं, किस प्रकार के इसके उपयोग हैं, एंड जीपीएस सिस्टम क्या होता है पूरा का पूरा। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है ये बात? समझ में आया पूरा टॉपिक? समझ में आया? ठीक है। क्या मैं बताना चाह रहा हूं, प्री और मेंस, प्री के अंदर और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या वो चीज है जो आपको खुद से समझनी है। इज इट ओके टू यू? क्लियर है? जल्दी बताइए। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट कर दो यार जल्दी से। एंड गाइज एक रिक्वेस्ट हो रहा है छोटी सी, जिन बच्चों ने लाइक कर दिया बहुत 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 धन्यवाद, बट जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें सबके साथ, ताकि सारे लोग जो है हमारे साथ में जुड़ के जो है देख सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन। तो अभी अभी हाल फिलहाल के अंदर यार लाइक कर दो यार सभी के सभी प्लीज। अगला जो टॉपिक है वो है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। भारत के अंदर में आपको पता है हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। एक वर्ड में बता रहा हूं आपको, दिस इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन को हम टारगेट करते हैं। हमारे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे जिनका नाम था उर्जित पटेल, तो उर्जित पटेल जब ये थे ना, तो ये क्या थे? ये डेप्यूटी गवर्नर थे। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, वो आरबीआई के गवर्नर होते थे। तो उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि यार एक सिस्टम ऐसा बनाओ कुछ यार जिससे हम महंगाई को, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को अच्छे तरीके से गेज कर पाए, माप पाए अच्छे तरीके से और इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए। बनाई उन्होंने कमेटी। तो उर्जित पटेल उस टाइम पे गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर भी थे, तो उनको उनका चेयरमैन बना दिया। उर्जित पटेल कमेटी ने काम किया और उसने रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में 2 से लेकर 6% तक की इन्फ्लेशन ठीक है, मतलब मिनिमम 2% और ज्यादा से ज्यादा 6%, यानी कि 4 ± 2% का जो ये बैंड है, दिस इज गुड, बेस्ट है। इस चीज को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइज इन द प्राइस, वस्तुओं का मूल्य बढ़ना। कैसे होता है देखो मैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसे वस्तु अभी मैं लगा लेता हूं, चलो 1 किलो गोभी है, 1 kg गोभी, ठीक है, हमने गोभी का लगा लिया। मान के चलते हैं 1 किलो गोभी 2010 के अंदर में कितने रुपए की आती थी? 10 रुपए पर किलोग्राम आती थी। ठीक है, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, अभी कौन सा साल चल रहा है? मान लो 2022 चल रहा है। अब इसी 1 kg गोभी का जो प्राइस है हमारे पास अभी वर्तमान में कितने का मिल रहा है दोस्तों? हमें 20 रुपए का मिल रहा है, 20 kg मिल रहा है। तो देखो ये तो हो गया प्रेजेंट ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज गोइंग टू बी नोन एज प्रेजेंट ईयर, वर्तमान का साल। और ये जो होगा जिसका हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द बेस ईयर। इसको हम बेस ईयर कहते हैं मित्रों। तो एक है बेस ईयर और एक है वर्तमान का साल, है ना? तो ऐसा ही होता है, किसी बेस ईयर के संदर्भ में हम वर्तमान का कितना प्राइस राइज बढ़ हुआ है। तो बेस ईयर के हिसाब से वर्तमान के साल में कितना प्राइस बढ़ा है दोस्तों? 10 रुपए था, बढ़ के कितना हो गया? 20। ठीक है, कितना बढ़ गया? 10 रुपए बढ़ गया। अब 10 रुपए कितने पे बढ़ा है दोस्तों? ओरिजिनल मूल्य 10 था, तो 10 रुपए 10 पे बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट आ गया दोस्तों? 100%। यानी कि अभी इन्फ्लेशन कितनी चल रही है? 100% की इन्फ्लेशन चल रही है। लेकिन जब हम पूरी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में निकालते हैं, तो हम फिर एक चीज का नहीं निकालते, है ना?
ऐसे हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, एक कमोडिटी की बास्केट हम बना के चलते हैं। इसमें गोभी, आलू, गाजर, घड़ी, ठीक है, चप्पल, जूते, ठीक है, कपड़े, ऐसी एक बास्केट बना के रखते हैं, पूरी वस्तुएं होती हैं उसमें, ठीक है। और फिर हम उस बास्केट का एवरेज मूल्य जो है, उसकी जो एवरेज प्राइस है, हम वो देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू द बेस प्राइस को ध्यान में रखते हुए, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेशन दो तरीकों से मापते हैं हम, एक तो होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, दो होती हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या अंतर है दोस्तों? आप एक काम करो, आप मंडी चले जाओ जहां से सारे दुकानदार सामान लाते हैं। मंडी में एक चीज आपको मान लो घिया मिलेगी आपको 5 रुपए किलो, लेकिन वहीं जब आप अपने किराना स्टोर से लेते हो अपने पास वाली दुकान से, वो देगा आपको 20 रुपए किलो। वो लेके आया 5 रुपए किलो, 15 रुपए का उसका मोटा मोटा क्या है दोस्तों? मुनाफा है, ठीक है। वो बल्क में लेके आता है। तो एक तो हो गया जो होलसेल में उठा के लाया, वो जो मंडी में भाव है, और एक हो गया उपभोक्ता की जेब पे जो भाव पड़ा। उपभोक्ता मंडी, हर उपभोक्ता मंडी से तो नहीं लेके आता ना भाई, सब मंडी से थोड़ी नहीं लेके आते हैं, सब तो नहीं ले पाते। तो इसीलिए हम इन्फ्लेशन दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं भाई। जो कंज्यूमर पे जो प्राइस प्रभाव डाल रहा है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और एक होता है जो मंडी के लेवल पे होता है उसको बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दिस इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये मंडी का भाव होता है। डब्ल्यूपीआई कहाँ का भाग होता है दोस्तों? मंडी का। और सीपीआई कहाँ का भाव होता है दोस्तों? कंज्यूमर। अब इस पे जितना प्राइस बढ़ा है, जितना मूल्य वृद्धि हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है, उसी को हम गेज करते हैं, परसेंटेज में निकाल लेते हैं बेस ईयर के हिसाब से। तो इसके लिए एक बेस ईयर भी फिक्स करना पड़ता है, तो वो भी सरकार बेस ईयर भी फिक्स करती है ना। तो हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम कितनी रख रहे हैं? 4 ± 2%, है ना। तो अभी तो जब इन्फ्लेशन हमारा 6% से ऊपर ही चल रहा था, बहुत टाइम हो गया। जो फूड प्राइस थी, जो खाने पीने की चीज़ें थी, उनके अंदर तो और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा था। अक्टूबर में 7-8% का इन्फ्लेशन था। लेकिन अभी पहली बार दोस्तों रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आया है, ठीक है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 6% के दायरे के नीचे आ गया है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार चीज़ें क्या है? फूड इन्फ्लेशन। जो हमारी खाने पीने की सब्जियां थी ना, उनके प्राइस बहुत बढ़ते हैं। ये टाइम आता ही है यार, बारिश के जस्ट बाद का टाइम है ना, उस समय पे सब्जियां बहुत ख़राब होती है। अब सर्दियां आ गई हैं तो सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब वैसे ही देख लो, अब ब्रोकली 30 या 35 रुपए किलो हो गई है। और यही ब्रोकली मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले, यानी कि आज से 2 या 3 महीने पहले, मैं 300, 350 रुपये, 400 रुपये किलो में भी खरीदता था, और अभी 30 रुपये किलो हो गई है ब्रोकली। तो चीज़ें आ गई ना, सर्दियाँ जैसे ही आती है ना, प्रोडक्शन सब्जियों का इनका बढ़ जाता है, तो उसमें फूड प्राइस जो है वो क्या हो जाता है आपका दोस्तों? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सो रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 6%। हमारा जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 6% से नीचे आ गया है, ठीक है। और ये 2022 में भाई पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। देखो नवंबर 2020 में कितना था? 4.6%। 2020 नवंबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो ये कैसे ऐसे होवर करता रहा है। यहाँ पर भी देखो कुछ समय के लिए 6% से ऊपर था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नवंबर 2021 यानी कि इंडिया में इस साल 2022 में, अगर आप 2022 से चलो, ठीक है, तो लगातार ये क्या रहा है? कम, ऊपर रहा है। देखो ऑलमोस्ट, है ना, ये ऊपर ही रहा है। हाईएस्ट चला गया था लगभग 7.5 यानी कि 8% के आसपास चला गया था। अभी कितना है? 5.88% अभी लेटेस्ट आया है। तो रिटेल इन्फ्लेशन अभी हल्की सी इंडिया में ठंडी हुई है, ठीक है। उसकी सारी चीजें जो है यही हम पढ़ेंगे। तो जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ द प्लानिंग। ये बात आपको समझ में आई जो मैंने इतना महाभारत आपको समझाई दोस्तों? ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी बहुत अच्छी, तो देखो नहीं है, ठीक है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इकोनॉमिक्स आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, और मुझे भी पता है इस बात का, आपको भी पता है। तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसे टॉपिक्स के अंदर में आपको दिक्कत हो, बट मेरे हिसाब से अभी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। मैंने कोशिश की है समझाने की। तो कह रहा है कि क्या टॉपिक है? कह रहा है कि पहली बार हमारे देश के अंदर सब्जियों के और जो एडिबल ऑयल है, जो हम तेल खाते हैं, उनका प्राइस कम हुआ है, जिससे भारत के अंदर में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5.88% के आसपास आ गई है नवंबर में।
अभी अक्टूबर में कितनी थी, 6.77%। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह जो है वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से ना दोस्तों कच्चे तेल की कीमतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और सारा ट्रांसपोर्ट तो उसी से होता है। तो इसी वजह से भी भारत के अंदर में रिटेल इन्फ्लेशन क्या है दोस्तों आपका, अबाउट दिस लेवल। The first time since January this year that consumer price have risen slower than 6% tolerance threshold set for the Reserve Bank of India। कह रहा पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी जनवरी से, मतलब इस साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी CPI है, जो RBI ने मार्क कितना रखा है, अभी बताया था मैंने 4 से 4 ±2। और ये सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसने शुरू की थी, न्यूजीलैंड ने, ये भी याद रखना है आपको। तो पहली बार हमारी इन्फ्लेशन जो है हमारे रेंज के अंदर आई है। जो खाने की चीज़ें हैं, फूड प्राइस पे जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, वो अभी ईज हुई है। 11 महीने में सबसे कम फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, अभी 4.67% है फूड प्राइस के ऊपर में। अक्टूबर में 7% चल रही थी, लगभग देखोगे तो 2.5% की गिरावट आई है। रूरल कंज्यूमर जो है, एक तो गांव के कंज्यूमर और एक शहरी कंज्यूमर, CPI कंज्यूमर पे निकालते हैं। गांव के कंज्यूमर पे अभी भी प्राइस राइज का जो बोझ है, बर्डन है, वो ज़्यादा है। रूरल कंज्यूमर फेस्ड ग्रेटर बर्डन, ठीक है। रूरल एरिया के अंदर अभी जो CPI है वो 5.2% है, लेकिन जो अर्बन एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3.7% है। क्या दोस्तों, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन फूड, ठीक है, फूड प्राइस के ऊपर में। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल जो गांव के अंदर में रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 6.09 है। मतलब गांव के अंदर में अभी भी इन्फ्लेशन क्या है दोस्तों, हमारे RBI ने जो क्राइटेरिया सेट किया उससे ज़्यादा है। RBI क्या कह रहा है, थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कहा था कि भाई इंडिया ज़्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद इंडिया में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जब रिव्यू आया था, मैंने उसमें बताया था कि भारत ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो इन्फ्लेशन है उसको भी थोड़ा सा जो है ठीक किया है। उसने इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है, इन्फ्लेशन का थोड़ा सा रेज किया था। उन्होंने कहा था 2022-23, मतलब जो अभी बचा हुआ साल है, इसमें इन्फ्लेशन 5.7% रहने वाली है। पहले वो क्या कह रहे थे, पहले कह रहे थे 4.5% की रहेगी, बट अभी उन्होंने रेज कर दिया है कि लगभग इतनी जो है वो रहने वाली है। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू सुमित सर के स्टूडेंट। RBI expect that the first quarter of the year to record an average inflation of 6.3%। RBI ने ये भी बोला था कि अगले साल का जो पहला क्वार्टर होगा, पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, ठीक है, का जो क्वार्टर होने वाला है, जून, हाँ, पहला जो क्वार्टर होने वाला है अप्रैल से जून तक का, उसके अंदर में 6.3% रहेगी अगले साल भी। उसके बाद कह रहा है फिर बाद में दूसरे क्वार्टर में वो 5.8% हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट ईयर का भी फोरकास्ट है। RBI क्या कहता है ये भी हमने बता दिया। अब रिटेल इन्फ्लेशन होती क्या है दोस्तों, रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली हम CPI को ही कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक टारगेट सेट कर रखा है, ठीक है, कि हमें इन्फ्लेशन कितना रखना है, 6 से लेकर 2 से 6 की रेंज में। अब जब इसमें नहीं रहता, जब इससे इन्फ्लेशन बाहर जाती है, तो उसके बाद क्या करती है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेपो रेट जो है हमारी, उसको हमने 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, 35 BPS से बढ़ाया ना। 30 BPS का मतलब क्या है, 0.35% जो है हमने किसको बढ़ा दिया है दोस्तों, हमारे जो रेपो रेट है उसको हमने इंक्रीज किया है। CPI जो है ट्रैक्स द चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब क्या होता है आपको समझा ही दिया मैंने, बास्केट होती है, वस्तुओं के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। RBI इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करने के लिए क्या करता है मित्रों, जब उसको इन्फ्लेशन ज्यादा है और उसको कम करनी है, मान लो 6% के क्राइटेरिया से ऊपर आ रही है, तो वो क्या करता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगता है। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीति में ना, ब्याज दरों को महंगा करने लगता है, ताकि मार्केट के अंदर लोन लेना महंगा हो जाए। लोन महंगा होगा, मार्केट के अंदर मनी जो है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, मुद्रा कम जाएगी, लोग कम लोन लेंगे, तो उसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन सोचो अगर RBI को महंगाई क्रिएट करनी हो तो, मान लो इन्फ्लेशन 2% से नीचे चला गया, रिसेशन का दौर ना आ जाए, ठीक है, उस आर्थिक मंदी का दौर ना आ जाए, ऐसी अवस्था में फिर RBI क्या करता है, RBI इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है कि लो भाई लोन, ठीक है, खुले में लोन बंटते हैं और फिर लोन लेके लोग खूब सारा खर्चा करते हैं, और उस खूब सारे खर्चे से क्या होता है दोस्तों, खूब सारा मनी जनरेट होता है मार्केट के अंदर।
सीपीआई क्या है? सीपीआई स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता मेरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम सीपीआई से मेजर करते हैं दोस्तों। और सीपीआई मैंने बताया था केवल गोभी पे नहीं निकलता दोस्तों, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं। उसके अंदर में एनर्जी का भी प्राइजेज होता है जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी होती हैं, फूड आइटम भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो एक बास्केट होती है हमारे पास और उसका एक बेस रेट, एक बेस ईयर देखते हैं और वर्तमान का कंपेयर करके कितना मूल्य बढ़ा है उसके आधार पे हम परसेंटेज में निकालते हैं। उसका फॉर्मूला भी है एक, ठीक है। ये दो तरीकों से निकलती है वैसे, ठीक है। सीपीआई में कंज्यूमर के हिसाब से और डब्ल्यूपीआई भी है यहाँ पे। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल प्राइस बढ़ता है। मान लो मंडी में पहले घिया 5 रुपए किलो थी, आज होगी मंडी में घिया 10 रुपए किलो, तो 5 रुपए वहां भी बढ़ गया ना। तो दोनों प्रकार से हम ऐसे निकालते हैं इसको। हाउ इज सीपीआई कैलकुलेटेड दोस्तों? तो मैंने बता दिया, एक बास्केट ऑफ कमोडिटी होती है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग वस्तुएं हैं, मेरे को एग्जैक्ट अभी नंबर याद नहीं है, बट 600 के से ऊपर, 600 के आसपास है। 600 वस्तुएं होती है, उनका प्राइस कितना बढ़ा उसके एवरेज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और फिर हम जो बेस ईयर है उससे एडजस्ट करके कितना परसेंट राइज हुआ है हम ऐसा करके इसको निकालते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सीपीआई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मार्केट बेस्ड इन द गिवन ईयर। जैसे मैंने अभी बताया था 2022 के अंदर में गोभी का प्राइस कितना हो गया था, 20, है ना। तो कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर में कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके हम निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात दोस्तों ये? हाँ भाई, गुड़िया त्यागी कह रही है सर अनअकैडमी करंट अफेयर की क्लास कब लेंगे सर? तो ये को क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अच्छा, अभी हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? कैसे सवाल पूछते हो यार। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं वो, अच्छा वो अनअकैडमी पे वो जो एक एक क्वेश्चन होते हैं वो वाले, ठीक है। अभी नहीं कर रहे हैं उसको हम, ठीक है। अभी देखो यार, सारा मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आपका टाइम टेबल फिर बदलने वाला है। ये जो करंट अफेयर की क्लास है जो अभी इस टाइम पे कर रहे हैं ना हम, ये सुबह ही जाएगी 7 बजे हम इसको करने वाले हैं। तो जल्द होने वाला है, 1-2 दिन में हो जाएगा, हो सकता है कल से ही आ जाए, आई एम नॉट श्योर। तो एक बार हो जाए, रिदम पकड़ जाए, तो मैं भी, क्योंकि इस समय यार बच्चे इसमें आते नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ऑब्वियस ही बात है कोई समय नहीं है करंट अफेयर पढ़ने का। ज़्यादातर बच्चे जो अपने काम वाम पे लगे होते हैं, ठीक है, सुबह या तो किसी का कॉलेज सुबह होता है या वो रात में देखते हैं लेट नाइट। तो करंट अफेयर का वही है कि सुबह में ही करंट अफेयर हो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, उसमें ही करंट अफेयर वाली फीलिंग आती है। तो इसीलिए मेरा प्रयास है कि यार उसको हम वैसे ही रखें, ठीक है। तो दैट्स वाई अभी मैं इस चीज़ को ध्यान में रखें, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम उसको मॉर्निंग में ले जाएं। मॉर्निंग में पहले कर लेंगे करंट अफेयर, उसके बाद में करेंगे एडिटोरियल अपना तुरंत, एडिटोरियल के बाद में अपनी करेंगे एनसीईआरटी की क्लास। 3 क्लास बैक टू बैक हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा प्रयास है, कल से या परसों से या जब भी हो जाए, ठीक है, तो वो हम करेंगे यार। अच्छा, रिलेटेड सर्च में क्या करना है आपको, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुद से पढ़ लो। टॉपिक तो मैंने पढ़ाया, बट इसके अलावा आपको दोस्तों WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, MSP क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग प्राइस, ठीक है, MSP सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यार, एंड डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन भी बताओ या इन्फ्लेशन भी बताओ, ये सब चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे बतानी है। दीज आर द रिलेटेड सर्च टॉपिक। आगे बढ़ते हैं सर, प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है। प्री के अंदर बताओ सर, हमें तो प्री का जानना है। देखो बच्चों, प्री में आपसे सवाल पूछ सकता है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। रीज़न फॉर रिटेल इन्फ्लेशन, क्या कारण है जिससे रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादा है हमारे देश में अभी फ़िलहाल। रिटेल इन्फ्लेशन कैसे मापते हैं हम भारत के अंदर, कौन सी किस प्रकार से कितने उसमें मापा जाता है। सीपीआई क्या होती है, WPI क्या होता है, सीपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन क्या होता है, ये सारी बातें जो हैं दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है किसमें, यूपीएससी के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज सीपीआई। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रेस्पेक्ट, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। CPI is measure of the change in the price level of a basket of consumer goods and service bought by household. Change in the price at producer level are tracked by the consumer price index and wholesale price index WPI. कौन सा सही है? A only one, B only two, C both the statement and D none of the above. फटाफट बताओ जल्दी से,
कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें बताना है आपको दोस्तों। बी, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। सब बच्चों को समझ में आया है टॉपिक या नहीं आया? समझ में आ गया तो फटाफट मुझे आप कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो एक बार जल्दी से। जिसको समझ में आ गया गाइज बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया ठीक है वो भी आप मुझे बताएंगे। और एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट भी करनी है, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। एक बार ना वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, अच्छा बता देता हूं दोस्तों, जो 2024 के लिए अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 40% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस जीएस जिसका प्राइस जो है 68,000 रुपये के आसपास था, अभी सिर्फ 50,000 रुपये मिल रहा है, लगभग 17,500 रुपये का डिस्काउंट, प्लस जो कॉम्बो था वो 81,000 रुपये जिसका प्राइस था, अभी सिर्फ 55,000 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है, यानी कि लगभग 26,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। आइकॉनिक जीएस जिसका प्राइस था 94,000, अभी उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको कितना मिल रहा है 65,000 रुपये में। यही आइकॉनिक कॉम्बो जो है जिसका प्राइस था 1,05,000, ठीक है, आपको मिल रहा है दोस्तों 70,000 रुपये के अंदर। तो जाइए दोस्तों फटाफट जाके आप कोड यूज करेंगे सुमित 10, लिमिटेड टाइम ऑफर है, 16 तारीख तक चल रहा है, तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही। सीएससी अश्योर की मैं बात करता हूं तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है ना। 2 साल के प्राइस में मतलब आप 3 साल पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद आप अनअकैडमी के सर हो, ठीक है। अनअकैडमी आपकी जो है आगे की तैयारी कराएंगे, और कब तक कराएंगे दोस्तों, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है, जाइए दोस्तों इसको क्रैक कीजिए। जिन जिन बच्चों को करना है जाके आप कर सकते हो दोस्तों 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि आपको अच्छा खासा यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 3 साल का वैल्यू मिल रहा है, तो यार मेरे हिसाब से तो बेस्ट है भाई। बाकी देखो आप लोगों की मर्जी है, जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो जाइए एक बार फटाफट से जाके इसको, मेरे हिसाब से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो कोलेरा पे है, ठीक है, कोलेरा रिसर्जेंस, हैजा। आपको पता है दोस्तों हैजा शुरू कहाँ से हुआ था? ये जो हैजा था ना, ये एपिडेमिक, ये आपका स्टार्ट हुआ था गंगा नदी के डेल्टा वाले जो क्षेत्र है वहाँ से, ठीक है। माना जाता है कि मुख्यतः जो गंगा नदी के आसपास के जो डेल्टा के एरिया है ना, वहीं पर इस प्रकार के इस कोलेरा का जन्म हुआ था, और अब ये पूरी दुनिया के अंदर में फैल गया है। रिसेंटली अफ्रीका के अंदर में इसका आउटब्रेक देखा गया। अफ्रीका के कई सारे देश हैं जिनमें रिसेंट जो है रीसर्जेंस इसका देखा गया कि दोबारा से कोलेरा हो रहा है। बहुत सारे देशों में, फिलीपींस, हाथी, ठीक है, ऐसे कई सारे देश अभी मैं नाम बताऊंगा, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान जा रही है। बहुत सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस देश के अंदर में कितनी डेथ जो है बेसिकली कोलेरा से हो रही है, ठीक है। कोलेरा बेसिकली लूज मोशन जो होता है ना, हैजा उसी टाइप का है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। यूजुअली कोई सिम्टम्स होते नहीं है, कुछ लक्षण दिखाई देते नहीं है, बट कई बार ये जो लक्षण है बहुत सीवियर हो जाते हैं। आप मल्टीपल टाइम आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, कई बार ब्लड भी आता है, ठीक है। और ऐसे
में आपकी बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट हो जाती है, आपको कई बार सीवियर केसेस के अंदर स्ट्रोक होकर डेथ भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी नवंबर के अंदर में मलावी जो कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका की कंट्री है, सॉरी, मलावी के अंदर में लगभग जो है अभी तक 8,000 केसेस सामने आए हैं तथा 241 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है ना। ये मैंने एक देश का बताया, इसके अलावा बहुत सारे देशों के अंदर में ये जो डेथ है ये बढ़ती जा रही है ना। क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, इलाज है, कुछ नहीं है, नॉर्मल अगर समय पे दवाई मिल जाए तो आप कर सकते हो, या WHO का जो ORS का घोल होता है ना वो पीते रहो, ठीक है। इनिशियल डेज में जब आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन, तो 6 लीटर के आसपास आपको एक दिन में पीना था, एक पैकेट 1 लीटर पानी में डालो, साफ पानी में, और उसको पी लो। यूजुअली ये कब होता है दोस्तों? जब आप कोई भी जो है कोलेरा वाले बैक्टीरिया से, अगर मान लो कोई भी फूड या कोई पानी अगर में उसमें कोलेरा है तो वो अगर आप पी लेते हो, वहीं से आपको ये होता है, ठीक है। तो थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इसकी वैक्सीन भी है ना। 3 वैक्सीन है अभी WHO के द्वारा जो बताई गई है। अगर 3 वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन के 2-2 डोज ले ली जाते हैं तो आप इससे पूरी तरीके से बच सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से कोलेरा, हैजा जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। प्रिवेंटेबल डिजीज है। सोचो, हैजा जैसी बीमारी हजार लोगों की जान ले रही है किसी देश में, तो इसका मतलब क्या है? सोचो, इसका मतलब आज भी जो हेल्थ सिस्टम है हमारा पूरी दुनिया में वो इतना रोबस्ट नहीं है। हेल्थ सिस्टम में आज भी लोगों के अंदर में इक्विटी नहीं है, समानता नहीं है ना। उनको अभी भी लोग जो है वो मल नरिश्ड हैं। सैनिटेशन उतना अच्छा नहीं है, साफ सफाई उतनी अच्छी नहीं है। वो जिस कंडीशंस में रह रहे हैं, ठीक है, वो लिवेबल कंडीशन नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि हैजा जैसा जो रोग है वो भी आज फैल रहा है और इतने लोगों की जान ले रहा है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर में। ये टॉपिक है आपका डाउन टू अर्थ, DTW से। डाउन टू अर्थ में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड और आपके हेल्थ से संबंधित बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं। कह रहा है कोलेरा रिसर्जेंस, सेवरल कंट्रीज रिकॉर्ड केस सर्ज, डेथ सिंस अक्टूबर। कई देशों के अंदर में डेथ जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। GS पेपर 2 इशू रिलेटेड टू द हेल्थ, आपकी हेल्थ से संबंधित मुद्दा है दोस्तों। सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रिपोर्टेड अ सर्ज इन द कोलेरा केसेस। कई सारे देश हैं जिनके अंदर में कोलेरा को लेकर, हैजा को लेकर मामलों के अंदर में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। कई सारे देशों में ऐसा हुआ है दोस्तों। राइजिंग कंसर्न अबाउट अ ग्लोबल रिसर्जेंस ऑफ द डिजीज, हम चिंता में पड़ गए हैं कि यार ये तो दुनिया में लगातार ये कोलेरा जो है, हैजा जो है बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली जो केस हमें देखने को मिले वो केन्या में देखने को मिले हैं, ठीक है, मलावी में देखने को मिले हैं, दोनों दक्षिण अफ्रीकन कंट्री हैं। आपका हेती में देखने को मिले हैं और फिलीपींस में, ये दोनों इंडो पैसिफिक रीजन में है मुख्यतः। तो ये जो है यहाँ पर हमें कोलेरा के या हैजा के रिपोर्ट केसेस देखने को मिले हैं। कह रहा है मलावी के अंदर में तो सबसे बड़ा आउटब्रेक हमें देखने को मिला है इस डिकेड का। यहाँ पर 13 नवंबर 2022 की अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर में कुल 8,111 केस देखने को मिले हैं, जिसमें 241 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, मलावी में। हेती के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हेती के अंदर 283 लोगों की डेथ हुई है और लगभग 12,000 लोग जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, और लगभग 14,000 ऐसे लोग हैं जो सस्पेक्टेड हैं कि उनको हैजा हो सकता है। हेती में 283 लोग मारे गए हैं, 12,000 अस्पताल में हैं, ठीक है, और 14,000 से अधिक जो है वो संदिग्ध मामले हैं अभी भी कि वो हैं, शायद बीमार हैं वो। 13 नवंबर 2022 तक की बात मैं कर रहा हूं। देश के अंदर में 8,111 मामले और 241 मौतें जो हैं वो अभी तक दर्ज की गई है यहाँ पे। केन्या के अंदर ही जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई अक्टूबर 19 2022 के अंदर में आउटब्रेक हुआ है। टोटल 568 केस केन्या में भी हमने देखे हैं, जिसमें 281 कंफर्म्ड हो चुके हैं। फिलीपींस में 5,291 केस रिपोर्ट किए गए अभी नवंबर तक। आप समझ रहे हो कि दुनिया के अंदर में किस प्रकार से प्रेवलेंस है। कोलेरा होता क्या है, हैजा क्या होता है? एक तीव्र डायरियल संक्रमण है, ठीक है, डायरिया जो होता है जिसमें आपको, ठीक है, लूज मोशन हो जाते हैं, उल्टी आती है, वही डायरिया है भाई। ये कब होता है दोस्तों? इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरियम वाइब्रो कोलेरा, ठीक है। तो विब्रो कोलेरा जो है, अगर आप ऐसा कोई भी खाना या पानी आप अंतर ग्रहण करते हैं जिसके अंदर में ये जीवाणु विब्रियो हैजा पाया जाता है, तो उसी से बेसिकली आपको कोलेरा या हैजा होता है।
ये जो इन्फेक्शन है इट इज सो ऑफन और सो माइल्ड, मतलब हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, और कई बार तो इसके सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते। सिम्टम्स मतलब लक्षण, सिम्टम्स भी कब देखने को मिलते हैं, जब ये बहुत सीवियर हो जाता है, ठीक है। ये हल्का होता है, बिना लक्षण के होता है, और कभी कभी तो गंभीर हो जाता है, तभी हमें दिखता है। कोलेरा जो है ग्लोबल थ्रेट है आज भी, अगर हम देखें पब्लिक हेल्थ के अंदर में, वैश्विक हेल्थ के अंदर में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंदर में एक बड़ा खतरा बना हुआ है। और कोलेरा का होना इस बात को दर्शाता है कि अभी भी पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम में असमानता है और सामाजिक विकास के क्षेत्र के अंदर में अभी भी कमी चल रही है। सोशल डेवलपमेंट और इनइक्विटी का ही क्या है दोस्तों, सूचक है। ये दिखा रहा है कि पूरी दुनिया में आज भी यार इक्विटी नहीं है, हेल्थ केयर को लेके इक्विटी नहीं है। ये दिखाता है दोस्तों कि आज भी सामाजिक विकास के, सोचो यार कोलेरा जैसी बीमारी से लोग मर रहे हैं, हैजा जैसी बीमारी से लोग मर रहे हैं, जो प्रिवेंटेबल है भाई, वैक्सीन इसकी है, इसका इलाज है, फिर भी लोग मर रहे हैं इससे, तो कितनी बुरी बात है, शर्म की बात है वास्तविकता में। हिस्ट्री बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी कोलेरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल रिजर्वायर इन द गंगा डेल्टा इन इंडिया। तो कहाँ से फैला है भाई, आप बड़ा कहते हो आपकी, ठीक है चाइना ने वायरस ला दिया, तो ये ओरिजिनली जो कोलेरा का बैक्टीरिया था दोस्तों, ये गंगा के डेल्टा से फैला है ना, जो गंगा नदी का डेल्टा है ना भारत में, वहाँ से ये कोलेरा जो है ओरिजिनली फैला है। उसके बाद में 6 सब्सीक्वेंट, एक के बाद एक पैंडेमिक रहे हैं, बाद में 6 महामारियाँ इसकी वजह से हुई है, जिन्होंने अलग अलग द्वीपों के अंदर में लाखों लोगों की यहाँ पे जान ली है। जो वर्तमान में चल रहा है ये 7वीं महामारी है भाई, ये 7वीं महामारी है दोस्तों। ये शुरू हुई थी कब, साउथ एशिया में 1961 में, है ना, उसके बाद अफ्रीका में गई 1971 में, अमेरिका में गई 1991 में, एंड नाउ कई सारे देश ऐसे हैं, ठीक है, वर्तमान में। शुरू तो हुआ था इंडिया से, गंगा के डेल्टा से, बट नाउ देयर आर मेनी कंट्रीज, ठीक है, फ्रॉम वेयर कोलेरा इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब वहां पे भी पाया जाता है अब। तो अब कोलेरा कई सारे महाद्वीपों में है, कई सारे देशों में पाया जाता है, बट इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी फ्रॉम द इंडिया, ठीक है, गंगा डेल्टा, गंगेटिक डेल्टा से शुरू हुआ था। सर नॉर्मल सिम्टम्स क्या है, मैंने बताया सर, उल्टी, वॉमिटिंग। नॉर्मल तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, लेकिन थोड़ा सीवियर होगा तो वॉमिटिंग आएगा, ठीक है। प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, बार बार आपको दस्त लगेंगे, दस्त में बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा बॉडी से। लेग में क्रैम्प आएंगे, जिसको बाइटा कहते हैं पैर में ऐठन आने, रुक नहीं जाता पैर, ऐसे क्रैम्प आ जाते हैं, तो इसमें भी क्रैम्प्स आते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी में से आयन जो होते हैं वो उनका बहुत तगड़े से यहाँ पे क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, सॉल्ट जो है वो पूरा डिप्लीट हो जाता है आपकी बॉडी से। सर ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, मान लो एक व्यक्ति से क्या है दूसरे व्यक्ति में हो सकता है कोलेरा, तो कह रहा है पर्सन में गेट कोलेरा बाय ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड। भाई अगर आपने कोई भी ऐसा खाना या पानी पिया है जो कंटामिनेटेड है, जिसके अंदर में बैक्टीरिया है, उपस्थित है, कौन सा बैक्टीरिया, अभी हमने बताया था जिसमें कोलेरा बैक्टीरियम है, ठीक है, क्या नाम था उसका, विब्रियो कोलेरा। अगर विब्रियो कोलेरा उपस्थित है तो ये हो सकता है आपको। आप कहोगे सर एक व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मान लो कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, और उसके किसी भी प्रकार के बॉडीली फ्लूइड से अगर आप कांटेक्ट में आते हो तो आप भी कंटामिनेटेड हो सकते हो, आपको भी हो सकता है। द डिजीज कैन स्प्रेड रैपिडली इन द एरिया विद इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर। भाई ऐसे कोई भी क्षेत्र, जैसे मान लो किसी ने भी पोटी में तो रहता है, तो उसने किया मल त्याग किया, उसके बाद में पानी जाएगा सीवर में। अब जिन जिन जगहों पे सीवर वाटर जो होता है, सीवेज वाटर जो होता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि ये फैलेगा। सीवर ट्रांसमिट ना, सीवर का जो है ट्रीटमेंट ना होता हो, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो है उनका अच्छे से ध्यान ना रखा जाता हो। कई बार ऐसा होता है दिल्ली के अंदर में, ये सीवर लाइन जा रही है और ये पानी की लाइन जा रही है, सीवर लाइन टूटी पड़ी है, पानी मिक्स हो के आ रहा है, बढ़िया, ठीक है, सॉलिड टेस्ट आ रहा है पानी का, बढ़िया। दिल्ली में ऐसा होता है, ठीक है, दिल्ली में आम है ये, ठीक है, ये चीज़ पे अचंबा मत करना, ये आम बात है। इसलिए दिल्ली का पानी कोई पीता नहीं है, नहाने के लिए पानी यूज़ किया जाता है, पीने के लिए पूरी दिल्ली में बोटल्ड वाटर होता है, पानी बोतलों में ही चल रहा है, मिल रहा है, ठीक है, तो इसे फैल सकता है दोस्तों। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाँ हैजा एयर आसानी से इसका इलाज हो सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि भाई कैंसर जैसी बीमारी इसका तो इलाज ही नहीं है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल तो ये है कि नॉर्मल दवाइयाँ और ORS पीते रहो, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ORS का वो एक सैशे आता है, उसको 1 लीटर पानी मिलाओ और चुपचाप से पी लो, सही हो जाएगा। दिन में ऐसे 6 सैशे आपको पीने हैं, एक 30 रुपये का आता है, तो दिन के अंदर में आपको लगभग 150-200 रुपये का खर्चा होगा, तो आप पीते रहो, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट अगर हो गया, उसने नहीं पिया, तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको शॉक लग सकता है, ठीक है। ऐसे के अंदर में फिर उसको वो नसों में जो उसकी बॉडी के अंदर में फ्लूइड डालना पड़ेगा, ड्रिप उसको लगानी पड़ेगी, इंट्रावेनस फ्लूइड उसको देना पड़ेगा, जो ग्लूकोज देते हैं ना, फिर वो देना पड़ेगा। सर क्या इसकी वैक्सीन है, कोई टीका है? हाँ, वर्तमान में 3 WHO की वैक्सीन है दोस्तों, इसमें ओरल वैक्सीन है जो मुंह के द्वारा दी जाती है। इनका नाम है आपका डुक्रोल, पहला है,
उसके बाद दूसरी है वो है सांचोल, और तीसरी जो है दोस्तों वो है यूविचोल प्लस। 3 वैक्सीन है अभी वर्तमान के अंदर में जो है, और तीनों की तीनों वैक्सीन की 2 डोज लेनी पड़ती है अगर आपको पूरी तरीके से कोलेरा हैजा से बचना है तो वैक्सीन भी है, इलाज भी है, पता नहीं फिर भी हम क्यों दुखी हैं इससे, है ना, समझ रहे हो, इलाज भी है, वैक्सीन भी है, बट स्टिल प्रॉब्लम है, फिर भी लोग मर रहे हैं। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ के अंदर में हम पीछे चल रहे हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि अभी भी लोगों के पास इक्विटी नहीं, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, किस केस में दोस्तों, पब्लिक हेल्थ में। आज सुबह मॉर्निंग के अंदर पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक बहुत अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया था। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे देखते नहीं है, उनको ऐसा लगता है मॉर्निंग में जो हम टॉपिक पढ़ते हैं मे बी दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए वो ध्यान ज़्यादा देते नहीं, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सोचता है ठीक है यार क्या करें, लेकिन उनको समझ में आएगा आगे चल के, ठीक है, अभी नहीं आ रहा बट आगे जाके उनको डेफिनेटली समझ में आएगा। दे विल रियलाइज़ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितने आपको वो पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं रिलेटेड सर्च के ऊपर आ जाते हैं। लिस्ट देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, सूनर और लेटर, मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां मेरी भी रही हैं, ठीक है, बीच में काफ़ी सारी डिसकंटिन्यूटी रही है। सूनर और लेटर आपको आना पड़ेगा ऐसी जगह पर जहां पर अच्छे से पढ़ाई जा रही हो, ठीक है, कंटेंट जहां पे बहुत अच्छा मिल रहा हो। एंड यूपीएससी 101 इज ओनली चैनल जहां पे पढ़ाई वास्तव में यूपीएससी के लेवल की हो रही है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं, दिस इज द ओनली चैनल जहां पे आप यूपीएससी का कंटेंट पढ़ सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू यार गाइज, कि बहुत सारे लोग हैं बहुत जगह समय खराब कर रहे हैं, उनको आप प्लीज़ बताइए, ठीक है, कि कहां पर यूपीएससी का बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। रिलेटेड सर्च पे आते हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ पॉपुलर इन्फेक्शियस डिजीज इन इंडिया। आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं, बीमारियां ऐसी हैं जो इन्फेक्शन से फैलती हैं भारत के अंदर। लिस्ट बना लीजिए उनके बारे में कि किस बैक्टीरिया से होती है या किस वायरस से होती है, उसकी वैक्सीन है नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे करके एक लिस्ट बना लो। इसके अलावा जिन जिन कंट्रियों में अभी हो रहा है, जैसे केन्या में हो रहा है, मलावी में हो रहा है, हेती के अंदर हो रहा है, फिलीपींस के अंदर हो रहा है, तो मैं चाहता हूं इन सारी जगहों का ना आप क्या कर लो, इन सारी जगहों का ना मैप के अंदर आपके पास एक होना चाहिए स्ट्रक्चर, कि आपको मैप में पता हो कि ये देश कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, एकदम मजा आएगा आपको, ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ में आपके पास होनी चाहिए। अब इससे प्रीलिम्स में सर क्या सवाल आ सकते हैं, देखो प्रीलिम्स में पूछ सकता है कोलेरा क्या है, हैजा क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, है ना, क्या सिम्टम्स हैं इसके, अच्छा ये कैसे ट्रांसमिट होता है, फैलता कैसे है, सर इसकी ट्रीटमेंट और वैक्सीन क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसकी वैक्सीन है, ये आपको पूछा जाएगा कहां पर दोस्तों, प्रीलिम्स में। बात करते हैं दोस्तों रीज़न की, कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है यूपीएससी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है अभी प्लस जीएस, अगर मैं 18 मंथ की बात करूं, सिर्फ जीएस मिलेगा कॉम्बो, जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों मिलता है, तो इसका प्राइस 18 महीने का था 68,000 रुपये, अभी मिल रहा है सिर्फ 50,000 रुपये में, 18,500 रुपये का डिस्काउंट है। 81 में मिल रहा था, अभी सिर्फ 55,000 में मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है। आइकॉनिक जीएस जो पहले मिल रहा था आपको 95,000, सिर्फ 65,000 रुपये मिल रहा है, 29,926 रुपये की बचत है। आइकॉनिक कॉम्बो जो 1,05,000 रुपये मिल रहा था, अभी 70,000 रुपये मिल रहा है, 35,000 रुपये की सेविंग यहाँ पर भी है। देर नहीं करनी चाहिए आपको, बाकी देखो आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ठीक है, जाइए और फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। कोड ध्यान रखना है आपको, क्या है, सुमित 10। जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है दे कैन मेल मी, आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरे से संपर्क कर सकते हो, ठीक है, या जब भी आपके पास अनअकैडमी की कॉल आती है, अगर हो जाता है तो बढ़िया है, आप बोल दीजिएगा सुमित 10 कोड यूज़ करना है, अगर नहीं होता है देन आप मेरे को यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। सीएससी एश्योर है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है आपको, इस पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सीएससी एश्योर। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, मेरा कोड है सुमित 10 आप यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि से एक वर्ड ना जुड़ा, आदिवासी, ट्राइबल एरिया। तो अभी प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्राइबल एरिया है, ऐसे ट्राइबल विलेजेस जो हैं उनको मॉडल विलेज बनाया जाए, ठीक है भाई, ऐसे एरिया जहाँ पर ट्राइबल जनसंख्या रहती है, ठीक है, उन एरियाज को, उन गाँव को मॉडल विलेज बनाया जाए। इसके लिए स्कीम जो है वो इनिशिएट की गई है ना। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नाम है पूरा इसका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यानी कि पीएम आदि आदर्श ग्राम, आदि का मतलब आदर्श ग्राम योजना हम इसको कह रहे हैं,
ठीक है। तो ये आपका देखो पीआईबी में आया हुआ टॉपिक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। एक कंप्लीट कवरेज आपको देने का प्रयास करता हूं मैं, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, हर जगह से, ताकि यार कुछ बचे ना यार, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी एक मैक्सिमम कवरेज हो रही है। पीएम आदि ग्राम योजना क्या है? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? टू ट्रांसफॉर्म 36,428 विलेज। हमने टारगेट बना रखा है कि भारत के अंदर 36,500 गांव ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी मात्रा में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हम एक आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करें, अच्छी सारी चीजें वहां पे, अच्छी फैसिलिटीज हो, ये हमारा उद्देश्य है। द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू द ट्राइबल सब स्कीम वॉज रिवैम्प्ड। हमने इस प्रोग्राम के लिए, अब जो पुरानी स्कीम थी ना, उसको हमने रिवैम्प किया है, रिस्ट्रक्चर किया है दोबारा से, और उसको फिर हमने नाम दिया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। मतलब पुरानी शराब को नई बोतल में डाला है हमने, ठीक है। शराब वही है, भैंस वही है, खूंटा बदल दिया हमने, समझ लो। अब हम सोच रहे हैं दूध ज्यादा देगी, हमारी भैंस ना दे रही यार दूध। हमारे पहले एक दूसरी भैंस थी, बहुत अच्छा दूध देती थी, फिर उसकी बेटी थी, तो मेरे घर वालों ने उसको रख लिया कि ये भी इसी की बेटी है, दूध अच्छा देगी, उसको दे दिया यार, पुरानी वाली भैंस को। हम बड़े दुखी हैं यार, अब मुझे पैकेट का दूध पीना पड़ता है, जो मैं कभी नहीं पीता। बहुत कम दूध दे रही है वो, ठीक है, बहुत कम देती है, तो खूंटा बदलने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो हमने पुरानी स्कीम थी, उसी को हमने रिवैम्प कर दिया है। कई बार आप सोचते हो कि सर कैसी कैसी बात करने लग जाते हैं बीच बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है, उन्होंने इसको रिवैम्प किया है, मतलब इसमें चेंज किए हैं, उन्होंने ही इसको थोड़ा सा बदला है, इस योजना को नया रूप दिया है। और अब ये 2021-22 से लेकर 25-26 के कार्य के दौरान, मतलब 5 साल के इस टाइम पीरियड में लागू रहेगी। इसके अंदर ये 36,000 गांव जो है, इनको रिवैम्प किया जाएगा, और इनके अंदर में अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी है, ठीक है। 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। द स्कीम इन्विजन टू मिटिगेट गैप प्रोमिनेंटली इन द 8 सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। उद्देश्य क्या है हमारा? योजना विकास के क्षेत्र में जो 8 अलग अलग क्षेत्र है, हम चाहते हैं उनके अंदर में जो गैप है वो गैप दूर हो सके, जो डेवलपमेंट में जो गैप है ना, वो गैप दूर हो सके, ये हमारा प्रयास है। मिटिगेटिंग गैप्स एंड प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन। ये उसका उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण जनजातीय वाली आबादी वाले क्षेत्र के अंदर जो विकास के अंदर में जो गैप है, जो अंतराल है, उस गैप को हम फिल करना चाहते हैं। उसके लिए हम बुनियादी ढांचा एक प्रोवाइड यहां पे करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव टू अचीव इंटीग्रेटेड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड विलेज थ्रू द कन्वर्जेंस अप्रोच, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट। तो इसका अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से, कन्वर्जेंस अप्रोच का मतलब जितनी भी स्कीम चल रही है ना, सारी स्कीम को इकट्ठा कर दें और हमारा प्रयास हो कि एक यूनिफाइड तरीके से हम काम करें ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो वही प्रयास है, हम इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उद्देश्य वही है दोस्तों सेम, कि बेटर रिजल्ट हमें आए। कई सारी स्कीम को हमने कन्वर्ज किया है। हम इसके अंदर गांव के लेवल का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, कि क्या गांव की जरूरतें हैं, क्या गांव का पोटेंशियल है, क्या गांव वाले लोग चाहते हैं। जरूरत, संभावना और आकांक्षाओं के आधार पर हम गांव का विकास प्रोग्राम बना रहे हैं। मैक्सिमाइजिंग द कवरेज ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इससे प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी जो स्कीम चलाई जा रही है, उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वाइटल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। हमारा प्रयास ये भी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए। ये भी हमारा उद्देश्य है, ये भी हम चाहते हैं, ये भी हमारा जो है कोशिश है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक वर्ड होता है आदर्श ग्राम, ये भी हमने बहुत सोचा ये क्या होता है। द स्कीम नाउ वर्क एट ट्रांसफॉर्मिंग विलेज with significant tribal population into model village covering about 40% of the total tribal population। so आदर्श ग्राम हुई है भाई, ऐसे गांव जिनके अंदर लगभग 40% जनसंख्या हमारी क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय पॉपुलेशन है। हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उन गांवों को एक मॉडर्न विलेज के अंदर, और इसी के लिए हमने चलाया है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अच्छा दोस्तों समझ में आया तो एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन। सारे लोग आ सकें और हमारे साथ सत्र में जुड़ सकें, सेशन में जुड़ सकें। करिएगा दोस्तों, फटाफट कीजिएगा, फटाफट करो एक बार जल्दी से। जल्दी कीजिए, फटाफट समाप्त करते हैं, 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद पंकज सर की क्लास होगी, ठीक है।
अब एनसीईआरटी पुकार रहे थे तुम, अभी एनसीईआरटी हो रहा है, तो अच्छे से बैठ के तैयारी करना, बढ़िया से क्लास समझना, पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। डिस्काउंट चल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट है, इसको भी देख लेना, ठीक है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का फ्री मिल रहा है। नेक्स्ट है हुकोतो आर मिशन 1। देखो हर देश प्रयास कर रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज तो हैं ही हैं, साथ साथ में उसका प्राइवेट सेक्टर भी कुछ अच्छा करे। भारत भी कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर स्पेस में कुछ करे, है ना। हमने भी कई सारे रॉकेट पॉकेट ऐसा कुछ काम हम भी कर रहे हैं। हम जो अभी हमारा SLV है उसको हम प्राइवेट सेक्टर को देने वाले हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सैटेलाइट लॉन्च वगैरह कर सके, है ना। अब जापान इन चीज़ों में कहाँ पीछे रह सकता है पता है, जापान का तो ज़्यादा, जो जापान के अंदर में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है आई स्पेस, ठीक है। तो उन्होंने पहला स्पेसक्राफ्ट भेज दिया है मून के ऊपर, ठीक है। जो एलोन मस्क है SpaceX, उनकी मिसाइल जो है फैल्कॉन, जो रॉकेट लॉन्चर है फैल्कॉन, वो लेके गया है इसको अंतरिक्ष के अंदर में, ठीक है। तो इसके अंदर में एक रोवर है, ठीक है, सॉरी एक लैंडर है, वो जो चंद्रमा पे लैंड करेगा, ठीक है। अभी तक चंद्रमा पे लैंड करने वाले, सॉफ्ट लैंडिंग वाले 3 ही देश रहे हैं, US, चाइना और एक और है, शायद फ्रांस है, पता नहीं, यूरोपियन यूनियन है कि रशिया है, आई डोंट नो। तो ये जापान चौथा होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इसके अंदर में प्राइवेट सेक्टर चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है। हमने भी प्रयास किया था चंद्रयान 2 के माध्यम से, बट हम कर नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इतना बड़ा कदम उठा रहा है। तो ये जापान का एक प्राइवेट सेक्टर है, तो उसका मिशन है जिसका नाम है आपका हकुतो आर मिशन 1, ठीक है। M1 भी कह रहे हैं हम इसको। तो इसके तहत M1 लैंडर भेजा जा रहा है। लैंडर मतलब वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, लैंड हो गया, उसके बाद उसमें से 2 रोवर निकलेंगे। रोवर मतलब जो चंद्रमा की सतह पर चलेंगे और डेटा गैदर करेंगे, चंद्रमा का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, कैसी वहाँ पे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैस है, फलाना ढिमकाना, वो सब चीज़ें। अब ये जो 2 रोवर है ना, उसमें से एक रोवर तो जैसे बेसबॉल का डंडा होता है, ऐसी शेप का है, ठीक है, 2 पहिए पे चलता है, 2 ही पहिए हैं उसमें, और एक जो है वो 4 पहिए वाला है जिसका नाम है राशिद। ये जो राशिद रोवर है ये UAE ने डेवलप किया है। UAE जो है वो भी चाहता है कि भाई उसका भी स्पेस के अंदर में तगड़ा अच्छा खासा नाम हो, तो उसकी भी पहल है। तो उसने भी जापान की साई स्पेस कंपनी के साथ में जोड़ के कोलैबोरेशन में करके इस M1 रोवर के अंदर में ही भेजा उसने। 2 1 है, एक तो मैंने बताया राशिदी, ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों, जो बेसबॉल के डंडे जैसा है, वो जापान का ही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हुकोतो आर मिशन, ठीक है, मिशन M1। तो जापान आई स्पेस लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर। खास बात क्या है दोस्तों इसके, कि दुनिया का पहला है यार, ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। पब्लिक सेक्टर में तो बहुत हो चुके हैं, सरकारी कंपनियां, जो गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बहुत कर रही हैं, बट प्राइवेट यार, और मून पे लैंडिंग, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग, तो ये अजूबा हो जाएगा, ठीक है। 3 ही देश कर पाए हैं, चौथा हो जाएगा अब ये। और देश नहीं दोस्तों, ये कौन है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो चलिए, ए जापानीज स्पेस स्टार्टअप जो है, और स्टार्टअप है भाई ये, इसने अभी एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया चंद्रमा के लिए। बहुत सारी डिले हुए हैं, कई बार ये पीछे हुआ, बैकफायर हुआ, बट फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि इट वाज लॉन्च बाय द प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया है। इसका नाम है हुकोतो आर M1 मिशन। हुकोतो आर मिशन का नाम है, M1 रोवर का नाम है, मिशन 1 मतलब रोवर 1। अब ये 2024 में M2 भी लॉन्च करने वाले हैं, मिशन 2 भी लॉन्च करने वाले हैं। एक मून लैंडर है जो मून पे लैंड करेगा दोस्तों, ठीक है। किसने बनाया है, आई स्पेस INC, जापान के अंदर में एक स्टार्टअप है दोस्तों। कौन लेके गया है इसको, एलोन मस्क का जो फैल्कॉन 9 स्पेसक्राफ्ट है वो इसको लेके गया है दोस्तों ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ नासा का एक लूनर फ्लैशलाइट भी था यहाँ पर, ठीक है, एक क्यूबसेट सैटेलाइट भी थी, और एक UAE का रोवर भी था जो मैंने आपको बताया। आई स्पेस INC हुकोतो आर मिशन टुक ऑफ विद द इंसिडेंट फ्रॉम द केप कैनावरल, फ्लोरिडा से ये टेक ऑफ हुआ है दोस्तों। बार बार पोस्टपोन भी हुआ था, लेकिन फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया था। M1 लैंडर जो है, इसमें 2 रोबोटिक रोवर हैं। पहला मैंने बताया, पहला जो है वो 2 व्हील का है, 2 पहिए हैं उसमें, वो जाक्सा ने बनाया है, जापान की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। और दूसरा है, उसका नाम है राशिद। राशिद किसका है दोस्तों, UAE का, ठीक है। एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। कहां पर लैंडिंग करेगा दोस्तों, एटलस क्रेटर। कहां पर है, चंद्रमा पे एटलस क्रेटर, वहां पर ये लॉन्च करेगा। ये साउथ ईस्टर्न एज के ऊपर है दोस्तों, ठीक है, जिसको मून्स मेयर फ्रिगोरिस कहते हैं, सी ऑफ द कोल्ड कहते हैं, क्योंकि वहां पे साउथ पोल के पास में, वहां सूरज की लाइट कभी नहीं पड़ती। माना जाता है कि वहां पे भी बर्फ जमी हुई है। ये ओनली अभी क्या अगर मैं बात करूं तो US, चाइना और USSR अभी तक यही लोग हैं जिन्होंने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। अगर ऐसा कर लिया ना तो ये चौथा देश बन जाएगा जापान जिसने ऐसा किया है, ठीक है। आगे जाके 2024 में अभी M1 है, ये कह रहे हैं कि हम M2 भी लॉन्च करेंगे। दे आर गोइंग टू लॉन्च मिशन 2, M2 भी लॉन्च करेंगे। अभी राशिद क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया UAE का है,
यूएई भी चाहता है कि भाई उसका भी अंतरिक्ष के अंदर में तगड़ा नाम हो, इसीलिए उन्होंने भेजा है। ये 22 पाउंड का है, लगभग 10 किलो का है, रोबोट है, नाम है इसका राशिद। तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, ये भी जाके वहाँ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं भेजेगा कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है कैसा नहीं, फलाना डिमका ना, वही सब चीज़ें यहाँ पे करेगा। 14 दिन का टाइम पीरियड है इसका, 14 डेज वो वहाँ पे काम करेगा, सिग्नल विग्नल भेजता रहेगा बढ़िया से, उसके बाद में उसका काम खत्म, काम खल्लास। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, समझ में आया गाइज? एक बार समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सारे के सारे बच्चे। अगर आपको समझ में आया तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इमोशनल लेबर अगला टॉपिक है, और ऐसी टर्म्स बहुत आती हैं यूपीएससी के अंदर कि रिसेंटली इमोशनल लेबर वॉज सीन इन द न्यूज़। बताइए क्या है? अच्छा, ऐसा देखा है आपने कि कई बार क्या होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके काम का टाइम है मान लो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, इस टाइम के अलावा, इस काम के अलावा कोई दूसरा काम कंपनी आपसे करवाती है, आपका मन नहीं है करने का, बट आपको करना पड़ता है, मन मार के करना पड़ता है। आपके इमोशंस नहीं है उस काम को करने के, बट करने पड़ता है, आप कुछ नहीं कह सकते। आपको डर लगता है कि कंपनी निकाल ना दे यार, उसी को हम इमोशनल लेबर कहते हैं। ऐसा काम जो आप चाहते नहीं है करना, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, डर लगता है कि यार कंपनी निकाल ना दे, और आजकल तो वैसे ही जॉब लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको हम इमोशनल लेबर कहते हैं। इमोशनल लेबर महिलाओं में और पुरुषों में ज़्यादा किसको होता है? महिलाओं को ज़्यादा इमोशनल लेबर है, कि ऐसा काम जो उनकी बुक लिस्ट में भी नहीं है, जो उनका है भी नहीं, उनको वो काम करने पड़ते हैं। और महिलाओं में भी जो ब्लैक और ब्राउन वुमेन है, ठीक है, उनको ज़्यादा करना पड़ता है। वाइट महिलाएं जो है उनको ये काम नहीं करना पड़ता, इमोशनल लेबर ज़्यादा। एक स्टडी से पता चला है भाई। अरे इमोशनल लेबर का मतलब मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें मन मार के काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तुम्हारा काम भी नहीं है बट करना पड़ रहा है, क्या करें, नहीं तो जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो अभी एक डेटा आया है, तो उसमें बताया गया है कि जो ब्राउन और ब्लैक महिलाएँ होती हैं उनको इमोशनल लेबर ज़्यादा करना पड़ता है। अब इमोशनल लेबर जो है कोई जेंडर रिलेटेड टर्म नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई जेंडर से रिलेटेड है ना, ये एक जेंडर न्यूट्रल टर्म थी, लेकिन अब क्योंकि महिलाओं पे ज़्यादा हो रहा है तो बस, ठीक है। सैमसंग ने एक सर्वे किया है तो उसमें ये पता चला है कि ब्लैक और ब्राउन के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए इसको बात कर लेते हैं, इमोशनल लेबर, व्हाट इट इज़ एंड व्हाई इट फॉल्स ऑन द वुमेन इन द वर्क प्लेस एंड द होम। ठीक है, रिसेंट सर्वे में पाया है, 2000 लोगों पे किया था, यूके के अंदर में एम्प्लॉय पे सैमसंग ने किया था। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि ठीक है, महिलाओं के साथ में इमोशनल लेबर जो है, अगर आप महिला होती तो इमोशनल लेबर के चांस आपके साथ ज़्यादा होते हैं। क्या होता है इमोशनल लेबर? भावनात्मक श्रम किसे कहते हैं? दूसरों के अपेक्षाओं को पूरा करने या पेशेवर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करना, संशोधित करने और दबाने की प्रक्रिया करना, उसी को भावनात्मक श्रम कहा जाता है। ठीक है, आप करना नहीं चाहते हो कुछ, आपका मन कुछ और कर रहा है, ठीक है, आप कहीं घूमना चाह रहे हो, कुछ कैसा सा, लेकिन फिर भी आपको अपनी भावनाओं को दबा के आपको वो काम करना पड़ रहा है, उसको हम इमोशनल लेबर कहते हैं। द मार्जिनलाइज्ड पीपल, देखो ऐसे वो लोग ज़्यादा करते हैं दोस्तों जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो दबे हुए हैं, ठीक है, जिनकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। मार्जिनलाइज्ड पीपल हैव टू डील विद दिस एक्स्ट्रा इनविजिबल वर्क व्हाइल लिविंग इन दिस विद इन द ऑपरेशन देम। जो कह रहा है हाशिए पर पड़े लोगों को इस अतिरिक्त अदृश्य काम से निपटना पड़ता है, जबकि वे उनकी व्यवस्थाओं के भीतर ही रहते हैं और उन्हें प्रताड़ित करती रहती है। इमोशनल लेबर वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी जेंडर्ड टर्म, मतलब ये जेंडर से संबंधित, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, तो ऐसा ये कोई जेंडर से रिलेटेड टर्म नहीं थी, लेकिन फिर भी जेंडर स्पेसिफिक हो रही है ना, महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, कि इसका कारण ये है कि महिलाओं पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और महिलाओं में भी अगर हम बात करें तो ब्लैक और जो ब्राउन महिलाएं हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वेमेन आर फियरफुल ऑफ बीइंग सीन एज अ डिफिकल्ट एंड मोर लाइकली टू एग्री टू टेक ऑन दिस इनविजिबल एंड अनपेड लेबर दैट डिट्रैक्ट फ्रॉम देयर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो महिलाओं के साथ ज़्यादा है। एक एकेडमिक जो है, इन एकेडमिक ब्लैक और ब्राउन वेमेन जो है उनके पास ज़्यादा इमोशनल लेबर करना होता है उनको, ठीक है। काले और भूरे रंग की महिलाओं को ये ज़्यादा करना पड़ता है पुरुषों और वाइट महिलाओं से। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, अमेरिका की समाजशास्त्री जिसका नाम था अरेली होशचाइल्ड, उन्होंने पहली बार 1983 के अंदर में अपनी पुस्तक थी उनकी द मैनेज्ड हार्ट, ठीक है, क्या था, द मैनेज्ड हार्ट 1983 के अंदर में उन्होंने इस टर्म का उपयोग किया था। तो अच्छी चीज़ थी, ठीक है, यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है दोस्तों आंगकोर वाट टेम्पल, लास्ट टॉपिक है आज का। आंगकोर वाट टेम्पल जो है दोस्तों, देखो भारत जो है ना, ठीक है, भारत का कल्चर जो है ना वो इतना डाइवर्स है कि भारत तक सीमित नहीं है,
ठीक है, हम भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों, हम भारत के बाहर भी हैं। भारत के देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, वो भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों में हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है दोस्तों आपका ये आंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। इंडिया रिस्टोरिंग टू आंकोर वाट एम्पायर इन कंबोडिया। तो कंबोडिया के अंदर 200 एकड़ में फैला ये मंदिर है। 15वीं शताब्दी में इसको छोड़ दिया गया था, फिर बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया, लेकिन अभी इसको दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का कल्चर बहुत बड़ा है यार, ये विष्णु भगवान का टेम्पल है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं इसको, विष्णु भगवान जो है उनका टेम्पल है। तो कंबोडिया में आंगकोर वाट मंदिर परिषद का जीर्णोद्धार भारत के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय सभ्यता भारत तक ही सीमित नहीं है, हम भारत से बाहर भी बहुत फैले हुए हैं दोस्तों। आंकोर वाट जो है दोस्तों, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है। इट कवर सम 400 एकड़, तो ये कुल मिला के 400 एकड़ के अंदर में ये फैला हुआ है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड हिंदू, ठीक है, हिंदू भगवान जो है भगवान विष्णु, उनको ये डेडिकेटेड है। 12वीं शताब्दी के अंदर में वहां के जो किंग थे, ठीक है, सूर्यवर्मन, तो सूर्यवर्मन 2 के द्वारा इसको बनवाया गया था। वो खामेर डेंसिटी जो थी उस समय की, खमेर डेंसिटी, उसके बहुत तगड़े राजा माने जाते थे कंबोडिया में। अंकोर वाट जो है, इट इज यूजुअली ओरिएंटेशन ऑफ फेस वेस्ट। इसकी खास बात क्या है? मंदिरों के जो दरवाजे हैं वो देखोगे तो आप ईस्ट की तरफ होते हैं, पूर्व, जहां से सूरज निकलता है, बट ये अलग ही है, इसका दरवाजा पश्चिम की ओर है, जहां सूरज छिपता है वहां पर इसका दरवाजा है दोस्तों, ठीक है। थर्वेदा बुद्धिस्ट मॉन्क मेंटेन्ड दी आंकोर वाट आफ्टर इट वाज अबंडन्ड। भाई 15वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में इसको छोड़ दिया गया था, पर फिर उसके बाद थर्वेदा बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो वहां रहने लगे। आंकोर कॉम्प्लेक्स जो है, इसके अंदर में आंकोर वाट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बनाया गया था। अच्छा दोस्तों, भारत के अलावा भी जो है और कौन कौन से टेम्पल है जिनको इंडिया ने रिस्टोर किया है? इंडिया के अलावा अन्य मंदिर जिन्हें भारत ने भारत के बाहर पुनर्स्थापित किया है, तो पहला है मन्नार, श्रीलंका के अंदर में थिरुकेतीश्वरम मंदिर, ठीक है। थिरुकेतीश्वरम मंदिर जो है कहां पर है दोस्तों? मन्नार के अंदर, श्रीलंका में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो वन ऑफ द 5 सेक्रेड ईश्वरम डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल वॉज क्लोज्ड फॉर 12 ईयर। ये यहीं की बात है रही है, ठीक है, श्रीलंका के अंदर में हमने इसको दोबारा किया है, मन्नार के अंदर स्थित है श्रीलंका में। थिरुकेतीवरम भगवान शिव को समर्पित है। 12 साल तक ये मंदिर बंद रहा था, उसके बाद हमने इसको दोबारा से रिनोवेट किया था, ठीक है। श्रीनाथ जी टेम्पल इन मनामा, ठीक है, ये बहराइन के अंदर है, ये 200 साल पुराना है, श्री कृष्ण भगवान को ये डेडिकेटेड है। तो इंडिया ने 4.2 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इसको भी डेवलप करने के लिए। तो भारत की संस्कृति यार देखो भारत तक नहीं है, बहराइन में हम मंदिर बना रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, हम श्रीलंका में कर रहे हैं, अभी कंबोडिया में कर रहे हैं। तो इंडिया की जो संस्कृति है वो बहुत रिच है, बहुत डाइवर्स है। कृष्ण भगवान का मंदिर है बहराइन के अंदर, शिव जी का मंदिर है श्रीलंका के अंदर, कंबोडिया में विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। तो भारत यार ऐसे ही विश्व गुरु थोड़ी ना बोलते हैं, इंडिया ने बहुत कुछ हम दुनिया को सिखाया है, और उसी के चलते दोस्तों भारत का कल्चर इतना डाइवर्स और इतना रिच है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके लिए एक ऑफर की। अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो एक बढ़िया ऑफर आया 18 महीने के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, प्लस अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो इसका प्राइस है 67,825, लेकिन अभी घट गया है, अभी घट के मतलब 18 महीने का जीएस का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 50,000 रुपये का हो गया है। यहीं अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक जिसका प्राइस 18 महीने के लिए था 95,000 घट के 65,000 रुपये हो गया है, मतलब 29 लगभग 30,000 रुपये का डिस्काउंट, यहाँ लगभग 18,000 का। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं प्लस का, जिसमें प्लस में जीएस ऑप्शनल दोनों होते हैं, तो 81,000 था, अभी 55,000 में मिल रहा है, 26,000 का डिस्काउंट। फर्क क्या है सर? इसमें बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, लाइव टेस्ट क्विज होगी, इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड नहीं होता, लाइव होती है। इसमें फर्क ये है कि इसमें आपको सारे प्लस वाले बेनिफिट तो मिलेंगे ही, 1-to-1 मेंटरशिप और डेली आंसर राइटिंग यहाँ पे होती है आइकॉनिक कॉम्बो में। आइकॉनिक कॉम्बो जो है मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल, जो 1,05,000 का था सिर्फ 70,000 रुपए मिल रहा है फॉर कितना? 18 मंथ। तो ये ऑफर तो देखो है ही है, ठीक है, 35,000 रुपए का छूट है। या आप ये भी कर सकते हो, आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो और आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिले, इसको हम बोल रहे हैं सीएससी एश्योर। ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल बेस्ट है यार। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करता तो आई विल गो फॉर दिस, ठीक है। तो जो बच्चे 2024 की तैयारी करने का सोच रहे हैं, दे कैन गो एंड सब्सक्राइब दिस बाय यूजिंग द कोड सुमित10। आपको इसके लिए कोड ध्यान रखना है, मेरा कोड रहेगा क्या? सुमित10। सुमित10 आप यूज करेंगे, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जब बात होती है सब्सक्रिप्शन तो मैंने बताया 2 होते हैं, आइकॉनिक और प्लस। लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, और कितनी बार भी देखो यार क्लास,
रिकॉर्डेड क्लास में ऐसा नहीं होता, तो इसके लिए भी आपको मेरा कोड ध्यान रखना है सुमित 10, और यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, ये भी सुमित 10। यूजुअली जीएस की बात करें तो ये जीएस का प्राइस है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, बट जब आप मेरा कोड लगा के करते हैं सुमित 10 तो ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर आइकॉनिक की बात करें तो ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आपको ध्यान रखना है सुमित 10। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शनल की दोस्तों, तो ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, तो जब सुमित 10 लगाओगे तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, पीपीटी यहीं पे दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।